Hello dear students, welcome to Success Classes. Today we are going to start with our second chapter of 11th Commerce Economics, which is money. First of all, we are going to start with the introduction. Man is an intellectual animal. As we know, man is a smart animal. The invention of money is one of the most important and fundamental inventions out of various inventions in the world. अब तक जितनी भी चीज़ें बनी हैं उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो है मनी. अकॉर्डिंग टू क्रॉथर देर इज़ अ बेसिक इन्वेंशन इन ईच ब्रांच ऑफ नॉलेज. हर ब्रांच में कुछ ना कुछ इन्वेंट हुआ है, कुछ ना कुछ बना है. जैसे साइंस में फायर बना है, मैकेनिकल साइंस में व्हील्स बने हैं. उसी तरह हमारी जो इकोनॉमी है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बनाई गई है वो है मनी. मनी ने हमारी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर दिया. वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज आर बॉट एंड सोल्ड विद हेल्प ऑफ मनी. किसी भी चीज़ को हम परचेज कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी. मनी विच इज़ इन सर्कुलेशन टुडे वॉज क्रिएटेड टू रिड्यूस द डिफ़िकल्टीज इन बार्टर सिस्टम. पिछले टाइम में जब मनी नहीं था तब बार्टर सिस्टम चलता था. बार्टर सिस्टम की वजह से हमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ती थी. बार्टर सिस्टम यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स. किसी एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ एक्सचेंज करना, इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं. बार्टर सिस्टम में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज है जिसका हम आगे स्टडी करेंगे. पहले हम समझ लेते हैं कि बार्टर सिस्टम क्या है. जैसे कि आप ये इमेज देख सकते हैं, उसमें एक फार्मर है जो शायद 1 kg वीट या 1 kg राइस देकर 1 kg ऑफ फिश ले रहा है. तो इसको बार्टर सिस्टम बोलते हैं जब हम एक कमोडिटी को दूसरे कमोडिटी के साथ एक्सचेंज करते हैं जिसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होता है, वो बार्टर सिस्टम होता है. अभी हम 5 डिफ़िकल्टीज देखने वाले हैं जो बार्टर सिस्टम की वजह से हमें फेस करनी पड़ती है. अभी हम स्टडी करेंगे 5 डिफ़िकल्टीज बिकॉज ऑफ बार्टर सिस्टम. सबसे पहला है प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. सेकेंड इज लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. थर्ड, डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स. फोर्थ, इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स. फिफ्थ, प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट्स. सो सबसे पहला प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स. इसमें कुछ मेजर लिमिटेशन होते हैं. जैसे हमें एग्जाम्पल दिया है, पर्सन ए हैज़ क्लोथ्स एंड ही वॉन्ट्स राइस इन एक्सचेंज. ए पर्सन है, उसके पास क्लोथ्स है और उसको एक्सचेंज में राइस चाहिए, यानी क्लोथ्स देकर वो राइस लेना चाहता है. और फिर पर्सन बी है, बी हैज़ राइस बट ही डज नॉट वॉन्ट क्लोथ इन एक्सचेंज. बी के पास राइस है, वो राइस देना चाहता है पर वो एक्सचेंज में क्लोथ नहीं लेना चाहता. इसलिए इसमें कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, यानी इसमें वांट्स मैच नहीं करते. अगर मुझे कुछ चाहिए और सामने वाले को वही चाहिए, ऐसा नहीं होगा. या मेरे पास जो कमोडिटी अवेलेबल है वो कमोडिटी सामने वाले को चाहिए, ऐसा नहीं होता है. इसको डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स बोलते हैं. जैसे यहाँ पर हमने सीखा कि ए के पास क्लोथ्स है और वो राइस देना चाहता है, पर बी के पास राइस है पर वो एक्सचेंज में क्लोथ नहीं चाहता है. इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. सेकेंड इज लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. बार्टर सिस्टम में हम किसी कमोडिटी को मेजर नहीं कर पाते हैं क्योंकि उसका स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होता है. इट वॉज डिफिकल्ट टू कंपेयर 2 liters ऑफ मिल्क विथ 2 kilograms ऑफ राइस. दोनों चीज़ें जो है वो मैच नहीं करती है. जैसे हम मिल्क को 2 liters में काउंट करते हैं और राइस को 2 kilograms में काउंट करते हैं, यानी केजी में काउंट करते हैं. तो लीटर्स और किलोग्राम्स, इनका ना वैल्यू मैच करता है और ना ही इनका यूनिट मैच करता है. इसलिए उसको बोलते हैं लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू. थर्ड इज डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स. सो इट इज़ नेसेसरी टू स्टोर गुड्स फॉर फ्यूचर कंजम्पशन. फ्यूचर कंजम्पशन के लिए, फ्यूचर यूज़ के लिए, यानी फ्यूचर में वापरने के लिए उन गुड्स को स्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है. पर कुछ गुड्स पेरिशेबल होते हैं. पेरिशेबल यानी जल्दी ख़राब होने वाले होते हैं, जैसे दूध, एग्स, फिश, वेजिटेबल,
इन सारी चीज़ों को स्टोर करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, कुछ लिमिटेड टाइम तक ही हम इनको स्टोर कर सकते हैं। स्टोर करना गुड्स को एक डिफ़िकल्टी था बार्टर सिस्टम में। अगर मेरे पास कुछ गुड्स है जिनके एक्सचेंज में मुझे कुछ और चाहिए, पर मैं उस गुड को स्टोर नहीं कर पाती, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। नेक्स्ट इज indivisibility of certain goods. In barter system, it was inconvenient to divide animals, houses into small parts. So it was difficult to fix proportion of one commodity in exchange for another commodity. Barter system में ये inconvenient था कि हम animals और houses को divide करें small parts में। अगर मुझे मेरे घर का कुछ पार्ट देकर कुछ खरीदना है तो उसका वैल्यू निकालना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। अगर मेरे पास गोट है और उसके एक्सचेंज में मुझे एक सैक ऑफ वीट चाहिए, तो गोट और जो वीट का प्राइस है वो दोनों मैच नहीं करता है। गोट का प्राइस ज़्यादा हो जाता है, वीट का प्राइस कम हो जाता है, तो कुछ देकर कुछ लेने में मेरा लॉस हो रहा था। इसको बोलते हैं इनडिविजिबिलिटी ऑफ सर्टेन गुड्स, यानी हम गुड्स को प्रॉपर प्रोपोर्शन में या इक्वली डिवाइड नहीं कर पाते। ये प्रॉब्लम था बार्टर सिस्टम का। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर पेमेंट करना, इसको बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट्स। जैसे आप ईएमआई पे या लोन पे कुछ खरीदते हो और फिर धीरे धीरे करके उसका फ्यूचर पेमेंट करते हो, इसको बोलते हैं डेफर्ड पेमेंट। तो डेफर्ड पेमेंट में लोन को रीपे करना डिफ़िकल्ट हो जाता था क्योंकि मेरे पास पेरिशेबल गुड्स है, जो गुड्स जल्दी ख़राब हो जाते, और उन गुड्स को धीरे धीरे करके सामने वाले को देना मुश्किल था। इसलिए इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डेफर्ड पेमेंट्स इन बार्टर सिस्टम। इस तरह हमने बार्टर सिस्टम के 5 प्रॉब्लम स्टडी किए। अभी हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है डेफिनेशन ऑफ मनी, यानी पैसे क्या होते हैं। तो प्रोफेसर क्रॉथर ने और प्रोफेसर वॉकर ने दोनों ने हमको पैसों का यानी मनी का डेफिनेशन बताया है। मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल। सब उसको जब एक्सेप्ट करेंगे तब हम उसको मनी बोलेंगे। एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज, मीन्स ऑफ एक्सचेंज मतलब कुछ देकर कुछ खरीद लेना या कुछ सेल कर कर भी हम पैसे लेते हैं, तो उसको बोलते हैं मीन्स ऑफ एक्सचेंज। एंड एट द सेम टाइम एक्ट्स एज अ मेजर एंड अ स्टोर ऑफ वैल्यू। वो मेजर है, किसी भी चीज़ को आप मेजर कर सकते हो। जैसे हमको डिफ़िकल्टी था 2 लीटर्स ऑफ मिल्क और 2 kg ऑफ राइस में, तो उसका डिफ़िकल्टी भी यहाँ चला जाता है। एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, इसका कुछ वैल्यू है जिसको आप स्टोर कर सकते हैं, ये ड्यूरेबल है, ज़्यादा टाइम तक आपके साथ रह सकता है। फिर यहाँ पर बोला गया है मनी इज़ व्हाट मनी डज। मनी वो है जो वो खुद काम करता है। जैसे पैसे है तो पैसे क्या करा सकते हैं आपको, आप मार्केट से कुछ भी उसके हेल्प से परचेज कर सकते हो, ये मनी का फंक्शन है। अभी हम स्टडी करेंगे इवोल्यूशन ऑफ मनी। इवोल्यूशन यानी ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ चेंज एंड डेवलपमेंट ऑफ समथिंग, यानी धीरे धीरे कोई चीज़ चेंज होती है और डेवलप करती है तो उसको इवोल्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें मनी का, पैसों का इवोल्यूशन देखना है। मनी ये इवोल्यूशन से आया है, मतलब धीरे धीरे चेंज होकर आया है, ये रिवॉल्यूशन से नहीं आया है। जैसे जैसे टाइम होता गया वैसे वैसे मनी का जो यूज़ है वो चेंज होता गया, मनी का जो फॉर्म है वो चेंज होता गया, मनी डेवलप होने लगा। मनी यूज्ड इन मॉडर्न टाइम्स इज अ रिजल्ट ऑफ मेनी इवोल्यूशनरी चेंजेस दैट टुक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बहुत टाइम से ये जो बार्टर सिस्टम है वो भी बहुत टाइम से चल रहा था, यानी स्लो प्रोसेस है। मनी धीरे धीरे चेंज हुआ, मनी का पूरा सिस्टम चेंज हुआ। अभी हमको यहाँ पर 8 टाइप्स ऑफ मनी भी देखना है और उसके साथ मनी कैसे इवॉल्व हुआ है, कैसे चेंज हुआ है, ये भी हमको देखना है। सबसे पहला है एनिमल मनी, सेकेंड इज कमोडिटी मनी, थर्ड इज मेटेलिक मनी, फोर्थ इज metallic coins, fifth is paper money, sixth is credit money, seventh is plastic money and eighth is electronic money। जैसे आपको यहाँ पे इमेज दिखाई दे रहा होगा साइड में, तो यहाँ पर सबसे पहला देखो नीचे एनिमल है, गोट है, दिस इज एनिमल मनी। नेक्स्ट इज कमोडिटी मनी,
कमोडिटी यानी एक चीज़ का, एक कमोडिटी का दूसरे कमोडिटी के साथ एक्सचेंज। तीसरा है मेटेलिक मनी, देखो मेटल्स की मनी है वहाँ पर। नेक्स्ट इज मेटेलिक कॉइन्स, कॉइन्स के शेप पे मनी है, आपको दिखेगा वहाँ पर। उसके बाद है पेपर मनी, पेपर मनी यानी करेंसी नोट्स दिख रहे हैं आपको वहाँ पर। उसके बाद बैंक मनी और क्रेडिट मनी, आपको चेक दिख रहा है वहाँ पर, जो बैंक मनी या क्रेडिट मनी का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी यानी जो एटीएम कार्ड्स है, डेबिट कार्ड्स है, इसको प्लास्टिक मनी बोलते हैं क्योंकि वो प्लास्टिक के होते हैं। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी यानी आपके पास फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे जो आपके फ़ोन पर अवेलेबल है, इसको इलेक्ट्रॉनिक मनी बोलते हैं। सबसे पहला टाइप है मनी का एनिमल मनी। इन प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड एनिमल मनी वॉज यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज। जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड था उसमें एनिमल मनी को यूज़ करते थे, यानी एनिमल्स को एज अ मनी यूज़ करते थे क्योंकि तभी उनके पास एनिमल्स अवेलेबल थे। जैसे यहाँ पर हमको एग्जाम्पल दिया गया है काउ, शीप, गोट। हावेवर ड्यू टू देयर इनडिविजिबल नेचर, इनडिविजिबल थे, आप एक मनी को कभी भी एनिमल को डिवाइड नहीं कर सकते, उसको दो पार्ट में कट भी नहीं कर सकते क्योंकि उसका कुछ यूज ही नहीं रहेगा। इसलिए एनिमल मनी इनडिविजिबल था, इसलिए एनिमल मनी के बाद कमोडिटी मनी आया। पुराने ज़माने में, ओल्डन डेज में कमोडिटीज़ को यूज़ करते थे एक्सचेंज करने के लिए, इसलिए उसको कमोडिटी बोलते थे। जैसे एनिमल का स्किन, ग्रेन्स, शेल्स, फीदर्स, टस्क, सॉल्ट, रेयर आर्टिकल्स, स्टोन्स वेर यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जैसे एनिमल का जो स्किन है, ग्रेन्स है, शेल्स है, फीदर्स है बर्ड्स के, सॉल्ट है, रेयर आर्टिकल्स है, इनको यूज़ करते थे एक्सचेंज करने के लिए, इसको कमोडिटी मनी बोलते थे। पर इसमें स्टोरेज का प्रॉब्लम आ जाता था, इनको हम स्टोर नहीं कर पाते थे क्योंकि ये भी जल्दी ख़राब हो जाते थे। इसलिए कमोडिटी मनी के बाद उन्होंने मेटेलिक मनी बनाया है, जो हमारा थर्ड टाइप ऑफ मनी है। मेटेलिक मनी यूज्ड ड्यूरेबल मेटल्स सच एज गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, निकेल, इन सब चीज़ों से वो मनी बनती थी, इसलिए उसको मेटेलिक मनी बोलते थे, क्योंकि वो मेटल्स से बनती थी और ड्यूरेबल थी, वो ज़्यादा टाइम चलती थी, जल्दी ख़राब नहीं होती थी। पर इसकी स्केर्सिटी थी यानी कमतरता थी, ये बहुत कम अवेलेबल थे और इसको यूनिफॉर्मिटी नहीं थी, यानी जैसे एल्यूमिनियम का, सिल्वर का या कॉपर का मनी है तो वो सब सेम नहीं होते थे, अलग अलग होते थे। इसलिए इसके बाद हमें मेटेलिक कॉइन्स बनाने पड़े जो एक सेम साइज के थे, यूनिफॉर्म थे। सो अभी हमारा फोर्थ टाइप का जो मनी है वो है मेटेलिक कॉइन्स। पुराने ज़माने में जो किंगडम्स थे, रूलर्स थे, किंग्स थे, उन्होंने ऐसे छोटे छोटे मेटेलिक कॉइन्स बनाना शुरू कर दिया और उसके ऊपर उनका जो सील है, उनका जो ठप्पा है, वो लोग लगाने लगे। और जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे वैसे मॉनिटरी सिस्टम आता गया, गवर्नमेंट बनने लगी और उसके बाद मेटेलिक कॉइन्स को भी उन्हें पेपर मनी में चेंज करना पड़ा। नेक्स्ट है हमारा पेपर मनी। पेपर मनी वॉज अ सब्सटीट्यूट फॉर मेटेलिक मनी, यानी मेटल्स की जो मनी थी उसके बाद पेपर मनी आया। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया वैसे सेंट्रल बैंक ने पेपर मनी बनाना शुरू कर दिया। पेपर मनी कंसिस्टेड ऑफ पेपर करेंसी इशूड बाय गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने करेंसी को प्रिंट करना शुरू कर दिया। इन इंडिया 1 रुपी नोट एंड ऑल कॉइन्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आपको FIB के लिए आ सकता है। हमारे इंडिया में 1 रुपी का नोट और 1, 2, 5 रुपी 1 रुपी का जो कॉइन्स है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये इशू करता है, और बाकी जितनी भी करेंसीज है जैसे 500 का नोट, 1000 का नोट, ये सेंट्रल बैंक RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही प्रिंट करता है, बाकी कोई भी बैंक करेंसीज को प्रिंट नहीं करता है।
Inconvenience in handling and risk of storing paper money gave rise to bank money. यानी पेपर मनी को जब हम लेकर जाते थे तो हमारे साथ एक रिस्क भी होता है, क्योंकि पेपर मनी को कोई भी जल्दी चुरा सकता है, और पेपर मनी का एक और डिसएडवांटेज है कि वो जल्दी फट जाते हैं। इसलिए उसके बाद जो मनी आई वो है बैंक मनी और क्रेडिट मनी। बैंक मनी refers to deposits which are in the form of cash saved by the people. It is used to create credit money. It can be withdrawable and transferable on demand. ये ऐसी मनी है जिसको आप जब चाहे तब बैंक से विड्रॉ कर सकते हो और कभी भी किसी के नाम पे भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, यानी किसी और को दे सकते हो। इसको बैंक मनी या क्रेडिट मनी बोलते हैं। बैंक मनी या क्रेडिट मनी का एग्जाम्पल है चेक, डिमांड ड्राफ्ट और बाकी के क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, जिसको आप कभी भी किसी के भी नाम पे ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, यानी निकाल सकते हैं बैंक से। इसको बैंक मनी बोलते हैं। बैंक मनी को आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं, इसलिए उसको बैंक मनी बोलते हैं। अभी बैंक मनी के बाद हमें बैंक में जाना पड़ता था। बैंक मनी को निकालने के लिए, उसको ट्रांसफ़र करने के लिए हमेशा हमें बैंक में जाना पड़ता है। इसके बाद इसलिए जो मनी आई वो है प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी इज़ ईजी टू यूज़ इन ट्रांजेक्शन्स ड्यू टू एडवांस टेक्नोलॉजी। अच्छी टेक्नोलॉजी की वजह से प्लास्टिक मनी को यूज़ करना ईजी था। प्लास्टिक मनी को प्लास्टिक मनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो कार्ड्स प्लास्टिक के बने होते हैं। उनका एग्जाम्पल है डेबिट कार्ड्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। और स्मार्ट होने के लिए, टेक्नोलॉजी में और इम्प्रूवमेंट आने के बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक मनी को यूज़ करना शुरू कर दिया, जो हमारा नेक्स्ट टाइप ऑफ मनी है। नेक्स्ट टाइप ऑफ मनी हमारा है इलेक्ट्रॉनिक मनी, जिसको ई मनी भी बोलते हैं। इसको मॉनिटरी वैल्यू भी होता है और आप इसको और इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो, और ये आपके पास जल्दी अवेलेबल हो जाता है। आपके मोबाइल में, आपके टैबलेट में, आपके कंप्यूटर्स में आपका इलेक्ट्रॉनिक मनी रहता है। इसको सेंट्रल बैंक ने सपोर्ट किया है। इलेक्ट्रॉनिक मनी इज़ यूज्ड फॉर परचेज एंड ट्रांजैक्शंस ग्लोबली। डिजिटल वॉलेट्स जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मनी के एग्जाम्पल्स हैं। अभी हमें मनी की कुछ क्वालिटीज़ को देखना है। मनी की क्वालिटीज़ है, सबसे पहला है जनरल एक्सेप्टेबिलिटी, सेकेंड इज डिविजिबिलिटी, थर्ड इज ड्यूरेबिलिटी, फोर्थ इज कॉन्जिनेबिलिटी, फिफ्थ इज पोर्टेबिलिटी, सिक्स्थ इज होमोजेनिटी, फिफ्थ इज स्टेबिलिटी। सबसे पहली क्वालिटी है मनी की कि वो जनरली एक्सेप्टेबिलिटी है। सबने उसको एक्सेप्ट किया है, इसलिए वो मनी है। हर एक्सचेंज के लिए, कुछ भी एक्सचेंज करने के लिए, कुछ भी परचेज करने के लिए, कुछ भी सेल करने के लिए आप मनी को यूज़ करते हो, यानी हर किसी ने मनी को एक्सेप्ट किया है। सेकेंड इज डिविजिबिलिटी। मनी को आप छोटे छोटे डिनोमिनेशन में भी डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 10 रुपीज़, 5 रुपीज़, 2 रुपीज़। तो ये है मनी की डिविजिबिलिटी। थर्ड इज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी यानी टिकाऊ। हमारा जो मनी है वो बहुत टाइम तक हमारे साथ रह सकता है, वो पेरिशेबल नहीं है। पेरिशेबल यानी वो चीज़ जो जल्दी ख़राब हो जाती है। हमारा मनी ड्यूरेबल है, वो ज़्यादा चलने वाला है। करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स आर बीइंग यूज्ड रिपीटेडली एंड शैल कंटिन्यू टू डू सो फॉर ईयर्स टुगेदर ऑन अकाउंट ऑफ ड्यूरेबिलिटी। हमारी जो करेंसी नोट्स है और कॉइन्स है, ये सालों से चलते आ रहा है और ये हमेशा चलेगा। इसको ड्यूरेबिलिटी बोलते हैं। नेक्स्ट इज मनी कैन बी इजीली रिकॉग्नाइज्ड। आप मनी को जल्दी से पहचान सकते हैं। आपको अगर कोई नकली नोट दे तो आप पहचान लोगे कि हाँ ये नकली नोट है, क्योंकि वो क्या है, इजीली रिकॉग्नाइज्ड है। आप जल्दी से उसको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट इज पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी यानी इट शुड बी इजी टू कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मनी जो है ये इजी टू कैरी है, आप उसको एक जगह से दूसरी जगह जल्दी से ले जा सकते हो। इसको बोलते हैं करेंसी नोट्स आर पोर्टेबल। पोर्टेबल यानी इजी टू कैरी, आप उसको इजीली कैरी कर सकते हो और कहीं पे भी ले जा सकते हो। नेक्स्ट इज होमोजेनिटी।
Money of a particular denomination must be homogeneous or identical in its features. होमोजीनियस होना यानी हमारा मनी जो है ये सबके लिए सिमिलर है और उसके जो फीचर्स है वो सेम है. नेक्स्ट इज स्टेबिलिटी. मनी शुड हैव अ स्टेबल मॉनिटरी वैल्यू. इट सर्व एज अ मेजर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मनी का जो वैल्यू है ये हमेशा स्टेबल रहता है, कभी भी कम ज़्यादा नहीं होता, उसमें कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं है, इसलिए अवर मनी इज स्टेबल. इस तरह हमने मनी की कुछ यानी पैसों की कुछ क्वालिटीज़ देखी. अभी हम देखने वाले हैं मनी के फंक्शंस. फंक्शंस यानी मनी कौन से काम करता है. उसके 3 फंक्शंस है जैसे आपको दिख रहा है. प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस एंड कॉन्टिजेंट फंक्शंस. 3 फंक्शंस है, उसमें सब सेक्शंस है. जैसे प्राइमरी फंक्शन में और 2 चीज़ें आती है. फर्स्ट है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकेंड इज मेजर ऑफ वैल्यू और यूनिट ऑफ अकाउंट. सेकेंड इज सेकेंडरी फंक्शंस. सेकेंडरी फंक्शंस में फर्स्ट पॉइंट है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स. सेकेंड पॉइंट है स्टोर ऑफ वैल्यू. थर्ड पॉइंट है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू. फिर हमारे थर्ड टाइप का फंक्शन है कॉन्टिजेंट फंक्शंस. उसका फर्स्ट पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम. सेकेंड इज बेसिस ऑफ क्रेडिट. थर्ड इज इम्पार्ट्स लिक्विडिटी टू वेल्थ. फोर्थ इज एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स. सो सबसे पहले हम प्राइमरी फंक्शन से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन है मीडियम ऑफ एक्सचेंज. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी इज टू सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. एक्सचेंज हो सकता है मनी के हेल्प से. हम किसी भी चीज़ को परचेज भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मनी. मनी सबसे इम्पॉर्टेंट है. अगर मनी ना हो तो हमारा इकोनॉमी उतने अच्छे से फंक्शन नहीं कर सकता है. एक्सचेंज मीन्स गिविंग और रिसीविंग समथिंग इन रिटर्न. कुछ देकर कुछ लेना, इसको एक्सचेंज बोलते हैं. नेक्स्ट फंक्शन ऑफ प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मनी इज मेजर ऑफ वैल्यू. प्राइस इज द वैल्यू ऑफ अ कमोडिटी. किसी चीज़ का प्राइस, इसको उसका वैल्यू कहा जाएगा. मनी इनेबल्स टू कंपेयर द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज. पैसों से हम किसी भी चीज़ को कंपेयर कर सकते हैं. जैसे हम बोलते हैं कभी कभी ये तो आप बहुत महंगा दे रहे हो, यानी आप इसको कॉस्टली दे रहे हो. यानी मनी की वजह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को गिन सकते हैं, किसी भी चीज़ को मेजर कर सकते हैं. इसलिए वहाँ पर बोला गया है मेजर ऑफ वैल्यू. मेजर ऑफ वैल्यू यानी मनी को हम काउंट कर सकते हैं. जैसे इंडिया में मनी को रुपी में काउंट करते हैं, यूएसए में डॉलर में काउंट करते हैं, यूके में पाउंड में काउंट करते हैं. इस तरह हम मनी को काउंट कर सकते हैं, इसलिए उसको मेजर ऑफ वैल्यू बोला गया है. नेक्स्ट इज सेकेंडरी फंक्शंस. फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स. अंडर बार्टर सिस्टम टेकिंग लोन्स वॉज ईजी. बार्टर सिस्टम में जब हम एक कमोडिटी को दूसरे कमोडिटी के साथ एक्सचेंज करते थे तब लोन लेना इजी था, पर लोन को रीपे करना ये मुश्किल था, क्योंकि तब गुड्स हमारे पास पेरिशेबल होते थे, यानी जल्दी ख़राब होने वाले होते थे. पर जो मनी है उसकी हेल्प से हम लोन ले सकते हैं और उसका डेफर्ड पेमेंट यानी धीरे धीरे फ्यूचर में हम पैसों को पे कर सकते हैं, क्योंकि मनी जो है ये ड्यूरेबल है, ये जल्दी ख़राब नहीं होता है. ख़राब ही नहीं होता मनी एक्चुअली. सालों के सालों मनी आपके साथ रह सकता है. इसलिए मनी जो है वो डेफर्ड पेमेंट में यानी फ्यूचर पेमेंट में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज स्टोर ऑफ वैल्यू. मनी एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू. इट नॉट ओनली सेटिस्फाइज वांट्स इन द प्रेजेंट बट ऑल्सो मेक्स प्रोविजन फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स इन द फ्यूचर. स्टोर यानी हम मनी को सेव कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं मनी का, इसलिए उसको स्टोर ऑफ वैल्यू कहा गया है. मनी इज़ अ लिंक बिटवीन प्रेजेंट एंड फ्यूचर. हमारा जो आज है और हमारा जो फ्यूचर है यानी आने वाला कल है, उसके बीच का जो लिंक है वो मनी है.
अगर आपके पास पैसे हैं और आप उनको सेव करना चाहो तो आप उन पैसों को सेव कर सकते हो आपकी फ्यूचर नीड्स के लिए। स्टोर ऑफ वैल्यू यानी आप आपके पैसों को बचा सकते हो। अगर आपको आपके फ्यूचर में कुछ भी खरीदना है तो आप अगर पैसों को सेव करना चाहो उसके लिए तो आप सेव कर सकते हैं। इसको बोलते हैं स्टोर ऑफ वैल्यू। थर्ड इज ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मनी इनेबल्स ट्रांसफर ऑफ वैल्यू फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर एंड वन प्लेस टू अनदर। मनी जो है इसको आप एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हो, एक जन से दूसरे जन को आप दे सकते हो। एक प्लेस से, जैसे नासिक है, नासिक से आप पुणे पे भी आपके पैसों को भेज सकते हो। इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, यानी पैसों को आप ट्रांसफर कर सकते हो। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा कॉन्टिंजेंट फंक्शन का सबसे पहला फंक्शन है मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। जो नेशनल इनकम है उसको आप मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मनी। जैसे 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हमारे, प्रोडक्शन करने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए हमें 4 चीज़ें लगती है। सबसे पहला है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। तो ये हमें रिवॉर्ड्स मिलते हैं प्रोडक्शन करने के बाद। नेशनल इनकम यानी पूरे नेशन का इनकम, पूरा जो हमारा इंडिया कमा रहा है उसको आप मेजर कर सकते हो, तो उसको नेशनल इनकम बोलते हैं। इसको किसी भी चीज़ को मेजर करना यानी गिनना इजी हो जाता है विद द हेल्प ऑफ मनी। नेक्स्ट है हमारा बेसिस ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट यानी लोन। किसी भी जन को अगर लोन चाहिए तो वो आप बैंक से ले सकते हो विद द हेल्प ऑफ मनी। आपका ही मनी जो आप बैंक में डिपॉजिट करते हैं एज अ प्राइमरी डिपॉजिट्स। कुछ मनी आपको डिपॉजिट करना पड़ता है बैंक में, बैंक अकाउंट को खोलने के लिए, उसको प्राइमरी डिपॉजिट बोलते हैं। फिक्स डिपॉजिट होता है बैंक में, सेविंग डिपॉजिट होता है, करंट होता है, डिमांड डिपॉजिट होता है। तो ये डिपॉजिट कर कर आप उसको हेल्प करते हो बैंक को कि वो क्रेडिट दे सके, यानी लोगों को लोन दे सके। इसलिए मनी जो है वो बेसिस ऑफ क्रेडिट है। नेक्स्ट इज इम्पार्ट्स लिक्विडिटी टू वेल्थ। मनी इज कॉल्ड द मोस्ट लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट यानी ऐसा एसेट जिसको आप बहुत इजीली पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने अगर कुछ परचेज किया है, आपके घर में अगर समझो एक बेड है, उसको आप सेल कर दो तो आपको जल्दी से उसमें से पैसे आ जाते हैं। इसको बोलते हैं लिक्विड एसेट। ऐसा एसेट आपका जिसको आप जल्दी से पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कोई पर्सन है वो गोल्ड परचेज करता है, सोना खरीदता है, पर थोड़े ही टाइम में उसको क्या चाहिए, पैसों का ज़रूरत हो जाता है, तो वो उसी गोल्ड को सेल कर कर रिटर्न में पैसे ले लेता है। इसको बोलते हैं लिक्विडिटी, यानी किसी भी एसेट को, किसी भी चीज़ को सेल करने के बाद आपके पास इंस्टेंटली उसमें से पैसे आ जाते हैं। नेक्स्ट इज एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी लार्ज इकोनॉमिक्स, जो बड़ी बड़ी चीज़ें गिनना होता है, जैसे टोटल सेविंग, पूरा आपका सेविंग, पूरा इन्वेस्टमेंट, आपने कितना किसी चीज़ में इन्वेस्ट किया, आपका पूरा जो टैक्स है उसको गिनना, हर एक चीज़ को गिनना पॉसिबल हो जाता है विद द हेल्प ऑफ मनी यानी पैसों से। इसको बोलते हैं एस्टिमेशन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स। पैसे जो है, मनी जो है, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर पैसे ना हो तो हमको कोई कुछ चीज़ समझ में ही नहीं आएगी कि कौन सी चीज़ हमको कितने पैसों में खरीदनी है, कितने पैसों में सेल करनी है। इसलिए मनी का जो वैल्यू है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी नेक्स्ट हम जो स्टडी करने वाले हैं इसको बोलते हैं ब्लैक मनी। उसके नाम में ही ब्लैक है, तो देखते हैं अभी क्या है। जैसे दाल में कुछ काला है वैसे यहाँ पर ब्लैक मनी है। ब्लैक मनी इज एनी मनी विच इज रिसीव्ड इन कैश बट नॉट अकाउंटेड फॉर एंड ऑन विच टैक्स इज नॉट पेड टू द गवर्नमेंट। ब्लैक मनी ऐसा मनी है जिसको आप रिसीव करते हो, कैश में रिसीव करते हो, वो ना ही आपके बैंक में होगा ना ही आपके ई ट्रांजेक्शन्स में होगा, कैश में होता है, इसलिए उसको ब्लैक मनी बोलते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस मनी पे हम टैक्स नहीं पे करते हैं, इसलिए इसको ब्लैक मनी बोलते हैं। जैसे आपके अकाउंट में अगर सैलरी आता है तो उस पर कुछ अमाउंट का गवर्नमेंट का टैक्स कट कर आता है, तो वो आपका वाइट मनी है। और ब्लैक मनी वो है जिस पर आप गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते हो। ये इलीगल और लीगल
दोनों एक्टिविटीज से हम अर्न कर सकते हैं। ब्लैक मनी करप्शन को एंकरेज करता है, ब्राइबरी को एंकरेज करता है, ब्लैक मार्केटिंग को एंकरेज करता है और होर्डिंग को एंकरेज करता है। करप्शन यानी इलीगल एक्टिविटीज से इनकम कमाना, ब्राइबरी यानी किसी को रिश्वत देना, ब्लैक मार्केटिंग यानी गलत तरीके से किसी भी चीज़ को खरीद लेना, होर्डिंग यानी किसी भी चीज़ को, जैसे अभी ओनियन सेलर्स है, वो ओनियन को तब तक स्टॉक करके रखते हैं जब तक उसका रेट मार्केट में नहीं बढ़ जाता और उसके बाद ओनियंस को सेल करते हैं। इसको होर्डिंग बोलते हैं। ब्लैक मनी जो है ये इकोनॉमिक में अनस्टेबिलिटी लाता है, इसकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। डीमोनेटाइजेशन जो है ये इसका एक सोल्यूशन है। डीमोनेटाइजेशन करने के बाद डीमोनेटाइजेशन जो है ये एक ऐसा तरीका है जिससे जो कंट्री का ब्लैक मनी है ये बाहर आ जाता है। इसमें जो पुरानी करेंसी है इसको न्यू करेंसी के साथ एक्सचेंज कर देते हैं, इसको डीमोनेटाइजेशन बोलते हैं। ब्लैक मनी का एक एग्जाम्पल ये भी है, जब कोई भी इंसान किसी फ्लैट को परचेज करता है या किसी घर को खरीदता है तो उसमें उसे गवर्नमेंट को स्टैम्प ड्यूटी का टैक्स देना पड़ता है। जैसे अभी एक फ्लैट का वैल्यू है 17 लाख रुपीस, तो 17 लाख पर वो 15 लाख ही वाइट में देता है, जिस पर वो स्टैम्प ड्यूटी भरता है यानी गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है। उसके बाद जो बचे हुए 2 लाख रुपए है वो कैश में दे देता है। इसको ब्लैक मनी बोलते हैं। ब्लैक मनी देना यानी गलत तरीके से कैश में पैसे देना बिना गवर्नमेंट को टैक्स पे करे। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने हमारा इकोनॉमिक्स का सेकेंड चैप्टर विच इज़ मनी वो कंप्लीट कर लिया। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस वीडियो।